कि जो भी इसमें कह सकते हैं आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर पॉलिटिकली मामले बन जाते हैं जो मेरे ख्याल में कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव इसके ऊपर ज़ोरदार एक तरीके से अपना बयान देते हुए नजर आ जाएं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है उसको तुरंत पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। वही तस्वीरें फिर से दोहराई जा रही हैं। आप अपना अति आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप 9 की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक सीट जयंत चौधरी को देते हैं, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब कई गुना ज़्यादा समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी मजबूत हुई है, जहां महज। नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। जो समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करती हुई नजर आई, 37 सीटें अपने दम पर समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में डाल ली। लेकिन अब समाजवादी पार्टी क्या इन 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी भी, और आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या समाजवादी पार्टी इसी तरीके से मजबूती से उतरती हुई नजर आएगी? क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जिनका नाम जो है वो अलग अलग आरोपों में सामने आ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए मोहित खान की, तो हाल फिलहाल में ही मोहित खान का मुद्दा सामने आया, जिसके बाद अब एक और नया चेहरा सामने आ गया है जो साफ तौर पर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अब सीधा समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि नवाब सिंह का जो नाम है वो सामने आ रहा है कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। ऐसे में बच्ची किसी भी तरीके से वहां से अपने आप को बचाते हुए पुलिस थाने में कंप्लेन कर देती है। ऐसे में अब यही नवाब सिंह का जो नाम है वो सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि वो डिंपल यादव के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। ऐसे में अब वही देखना होगा कि आखिरकार जो समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनावों में इतना बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, क्या उपचुनावों में हार जाएगी? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस बार 37 सीटें लोकसभा चुनावों में जीत लेती है, लेकिन उसके बाद लगातार उनके ही कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो अलग अलग आरोपों में हैं। ऐसे में अब क्या समाजवादी पार्टी इन 10 जो सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें जीत दर्ज करती हुई आएगी या फिर हार देखनी पड़ेगी? देखिए, जाहिर बात है कि ऐसे मामलों में चाहे सपा की बात हो या बीजेपी, बसपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, तुरंत के तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और जाहिर बात है कि जिस तरह के बयान अखिलेश यादव के मोहित खान को लेकर आए थे, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई कोई भी टेस्ट होना ये पुलिस का काम है, पुलिस के जिम्मे है, वो वाकई में इसके जो कह सकते हैं प्रक्रिया है वो पूरी करेगी। लेकिन जिस तरह उतावलेपन में अखिलेश यादव ने बयान दिए, तमाम पार्टी के नेताओं ने बयान दिए, वो कहीं ना कहीं ये बताता हुआ नजर आया कि क्या वो बचाना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। और जाहिर बात है कि चाहे हम नवाब सिंह यादव की बात करें या मोहित खान की बात करें, देखिए जो भी इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी महिलाओं की सुरक्षा है। अगर वहाँ पर कोई भी चूक होती है, वो चाहे कोई भी पार्टी है, इस पर राजनीति करने से बेहतर है कि जो भी इसमें कह सकते हैं आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर पॉलिटिकली मामले बन जाते हैं जो मेरे ख्याल में कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव इसके ऊपर ज़ोरदार एक तरीके से अपना बयान देते हुए नजर आ जाएं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है उसको तुरंत पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए या फिर किसी भी तरह की गतिविधि में वो। सर, मोहित खान को लेकर अभी तक अखिलेश यादव ने किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके से जो बयान उन्होंने दिया था वो उनको नहीं देना चाहिए। और जाहिर बात है कि देखिए, ये मामला सिर्फ सपा और कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं है, मैं फिर कहूँगा ये महिला की सुरक्षा का मामला है। और जाहिर बात है कि इसमें जब सपा के ऊपर बात आती है, उनके किसी नेता के ऊपर बात आती है, तो बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं जैसे उनके ऊपर कभी कोई आरोप लगा नहीं होगा या उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं होंगे। आप देखिए, बीजेपी की बात करें, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे और तमाम लोग हों, उनके ऊपर कई तरह की चीज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन बीजेपी जैसे ही मौका मिलता है इस तरफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, भाई सपा को मौका मिलता है तो वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसको लेकर कह सकते हैं पुख्ता तौर पर जो कह सकते हैं स्टेटमेंट होना चाहिए, जो कदम उठाया जाना चाहिए, वो नज़र नहीं आता। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि वाकई कह सकते हैं पार्टियों को भी, नेताओं को भी इन कह सकते हैं जो भी मामला सामने आता है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले और ऐसी हरकत करने से वो बच सकें।
बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी को इस तरीके से निर्णय लेने चाहिए जिससे यहाँ पर लोगों को सबक मिले और वो दोबारा इस तरीके का काम करने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन अब जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यहाँ अखिलेश यादव को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उपचुनावों में अखिलेश यादव को कितना नुकसान हो सकता है इन 10 सीटों पर, नाज़मीन से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है जिस तरीके से अब ये नाम सामने आ रहे हैं, उपचुनावों में कितना नुकसान जो है वो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है? देखिए, अगर उपचुनावों की बात की जाए, जहां 10 विधानसभा सीटें हैं और जहां पर समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी पहली बार उपचुनावों में अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आएगी। जहां पर चर्चा भी से हो चुकी है कि फूलपुर मझवा सीट तो है जहां पर बसपा द्वारा प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि नामों की चर्चा होने लगी है। नामों की चर्चा समाजवादी पार्टी के तहत भी होती हुई नजर आ रही है। 2 विधानसभा सीटों पर हमने देखा कि जहाँ समाजवादी पार्टी के तहत मिल्कीपुर विधानसभा सीट और करहल विधानसभा सीट पर नाम आगे किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी सिर्फ प्रभारी यहां पर बनाए गए हैं। कम से कम 5 विधानसभा सीट हैं, उन पर प्रभारी यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें से केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब यहां पर मुकाबला कड़ा हो जाता है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों में से बात करें तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी की जिताऊ सीटें हैं, और वहीं एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटों पर जीती हुई है, और जो 2 सीटें हैं वो उनके सहयोगी दलों की यहां पर मानी जा रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब उम्मीद थी कि जयंत चौधरी ने ये कहा कि कम से कम 3 विधानसभा सीटें तो चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही थी कि 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे। तो यही दर्शाता है कि आप वर्गों को साधना तो एक अलग बात है, आप वर्गों को कैसे साधेंगे वो आपकी रणनीति है, लेकिन आप अपने सहयोगी दलों के साथ कैसे चलते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव में भी हमने कई तस्वीरें देखी कि अपने सहयोगी दलों को नाराज करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी, जहां पर जयंत चौधरी को खुश करने के लिए 2 सीटें उन्हें दे दी जाती हैं। ओपी राजभर की बात करें तो वो कम से कम 3 से 4 सीटों की मांग कर रहे थे उस दौरान भी लोकसभा चुनाव के बीच में, लेकिन 1 सीट पर सिमटा दिया जाता है। संजय निषाद की बात करें, उन्हें भी 1 ही सीट दी जाती है। लेकिन अब आप देखिए कि यही सहयोगी दल उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं। सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के तहत देखा जाए तो जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, पीडीए से इतर हटकर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया माता प्रसाद पांडे को, उसके बाद उपचुनावों में यादव चेहरे पर मोहर लगा। नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है क्या? देखिए, नुकसान इस आधार पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप किस तरीके से रणनीति पर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है वहां पर सहयोगी दलों के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी फैसला ले रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में एक बड़ा बयान दिया था कि अति आत्मविश्वास की वजह से हम चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछड़ते हुए नजर आए हैं, और वही तस्वीरें फिर से दोहराई जा रही हैं। आप अपना अति आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप 9 की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 1 सीट जयंत चौधरी को देते हैं, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब कई गुना ज़्यादा समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी मजबूत हुई है। जहां महज 5 सीटों पर सिमट जाती है, वो इस बार के चुनाव में 37 सीटों पर अकेले नजर आती है। तो ये दर्शाया जाता है कि समाजवादी पार्टी अपने पार्टी को उभारती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अधिक सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि समाजवादी पार्टी उपचुनावों में भी ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नज़र आती है, या फिर यहाँ पर नतीजा बदलेगा। यहाँ जो आम चुनावों में देखा गया, यार क्या है ये मक्खी मुंह पे ही नाच रही है इतनी देर से, वहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक लगातार नाच रही है। पैच। अब वही देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी किस तरीके से रणनीतियां बनाती है और किस तरीके से उपचुनावों में भी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आखिरी सवाल मेरा माही से रहेगा। माही, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, ऐसे में अखिलेश यादव तमाम रणनीतियां बना रहे हैं और उनकी जो रणनीतियां हैं वो कारगर भी साबित हो रही हैं।
हैं। इस बार भी उनका कहना यही है कि पीडीए के तहत वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों में भी हार का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जिस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वहीं मायावती ने अब उन्होंने अपना उम्मीदवार कटहरी में उतारना चालू कर दिया है। अखिलेश यादव भी मंथन में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी यही गलती की थी। उन्होंने अपने प्रत्याशियों के जो नाम की घोषणा है वो काफ़ी लेट की थी, तो जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित नहीं होगा वो किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और अपना विश्वास हासिल करते हुए नजर आएंगे। ये तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ ही देखा जाए कटहरी सीट से मायावती ने जिस तरीके से अमित वर्मा को उतार दिया है, वहीं अखिलेश यादव मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही है और ना किसी भी प्रत्याशी पर अभी मुहर लगाने की कोई चर्चा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब उन स्ट्रैटेजी को दोहराते हुए नजर आएगी। जो लोकसभा में जो गलती की थी वो गलती दोहराएंगे, या फिर अखिलेश यादव जिस तरीके से 37 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई, तो ये पूरा जो समीकरण है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अजीत प्रसाद को उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है और मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश यादव का कब्जा देखने को मिलता है, कटहरी पर मायावती का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बसता कौन है? भारतीय जनता पार्टी इन दो सीटों पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं जहां पे ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है, देखना वो होगा कि कुंदरकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के फिराक में है। अगर वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो जाहिर तौर पर थोड़ा झुकाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं सीसामऊ और करहल सीट की बात करें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, लेकिन हालांकि अखिलेश यादव का गढ़ है तो वहां पर यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जीत दर्ज करते हैं। तो अभी मिला जुला के जो सिनेरियो भी समझ आ रहा है और जिस तरीके से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो अखिलेश यादव और के पक्ष में और चंद्रशेखर आजाद रावण के पक्ष में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब इस चुनावी मैदान में जो 10 सीटें हैं इस पर कई पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वैसे में मायावती है, चंद्रशेखर आज़ाद है, अखिलेश यादव है, पल्लवी पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। तो ऐसे में आखिरकार इन 10 सीटों पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी ये तो समय बताएगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।